आज जम्मू कश्मीर नाव के पेज पे मौका मिल रहा है कुछ बोलने का, आप लोगों से बात करने का। जम्मू कश्मीर नाव का धन्यवाद कि उन्होंने मुझे बुलाया आज के इस विषय पे बात करने के लिए। तो आज का जो विषय है वो है कम्युनिज़्म पे, कि कैसे कम्युनिस्ट जो है वो अराजकता जब हो, जहाँ पे कम्युनिस्ट होता है, जहाँ पे अराजकता, वहाँ पे कम्युनिस्टों की बेल कैसे फलती फूलती है। और कम्युनिस्टों के फलने फूलने के लिए अराजकता ही एक बहुत जानदार और शानदार खाद पानी होता है। तो अब ये एक्चुअली ऐसा है क्यों, और ये है क्यों भारत में, कम से कम भारत के संदर्भ में हम बात करेंगे, दूसरे देशों से क्या लेना देना। तो भारत में ये एक्चुअली ये ऐसा है क्यों, और भारत में इन लोगों का ये छोटे छोटे ग्रुप में होते हुए भी ये सफल कैसे हैं, उस पर भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। अब इसको अगर हम लोग देखें तो इसके लिए थोड़ा सा इनके अगर हम पीछे जाएं बैकग्राउंड में, तो दो एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को दूंगा, सबसे पहले उस दो एग्जाम्पल से, उदाहरण से आपको पता लग जाएगा कि ये कम्युनिस्ट जो है ये उनमें से भी हैं कि जिस शाखा पे बैठते हैं, जो इनकी शाखा इनको आगे तक बढ़ा के ले जाती है, उस शाखा को काटने का भी काम करते हैं। वो शाखा काट करके और फिर खुद जो है ये किस तरह से जो है अपने आप को बचा करके ले जाते हैं, एक से दूसरे शाखाओं पे लटक लटक के, वो पता लगेगा। मतलब अपनी इनकी अगर स्वार्थ जब रहता है तो उस स्वार्थ के चक्कर में ये अपने फाउंडर्स को, अपने बड़े लोगों को तक को ये लोग एकदम नकार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो ज़्यादा कुछ दूर जाने से पहले कि मैं शुरुआत करते हैं कि ये एक 1917 का एक समय था, जब 1917 में मद्रास में, मेरे पास डॉक्यूमेंट है, क्योंकि क्या होता है कि कई बार ये लाइव अगर कहीं कम्युनिस्टों के पास गया तो वो लोग तुरंत जो है उसका एक एक शब्द को लेकर के ऑथेंटिसिटी की बात करने लग जाते हैं। तो कुछ कागज़ का मैंने साथ में अपने पास रख लिया है, जो कि डेट्स कई बार याद नहीं रहते हैं, तो मैं वो साथ में बोलते जाऊँगा। तो 1917 में कलकत्ता में एक किताब, एक लेख छपा था कलकत्ता में। भारत में जो है वो जाहिर सी बात है अंग्रेज़ों का राज चल रहा था। तो वहाँ पे अलग अलग जो थे, जैसे लड़ाई में सबसे पहले जो बड़ा नाम आता था उस समय कांग्रेस आता था। बाकी और भी अन्य जो ग्रुप होते थे जो अपने तरीके से अंग्रेज़ों के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो उसमें ही उसी तरह से अलग अलग ग्रुप में उस समय पे एक आया कि भारत में होम रूल लीग का स्थापना किया जाएगा, और वो सारा का सारा जो होगा वो कम्युनिस्ट पार्टी के ऊपर के सिद्धांतों पे निर्भर रहेगा, क्योंकि जार युग खत्म हो चुका था, और कम्युनिज्म का एक बहुत बड़ा और बहुत सफल प्रयोग जो है वो रूस में हो चुका था। तो रूस के सारे मामले से प्रभावित होकर के कुछ लोगों ने जो है उनकी तरफ, कम्युनिज्म की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होना चालू किया। इसमें एक सबसे बड़ा नाम था, जिनका पैदा होने का नाम तो था नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये नाम लोगों ने सुना नहीं होगा, कोई भी कम्युनिस्ट बताता नहीं है कि नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य कौन थे। ठीक है, तो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य वो थे जिन्होंने 1920 में मॉस्को में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का आधारशिला रखा था। कम्युनिस्ट पार्टी जो है, जो राजनीतिक तौर पे जो बात किया जाए, जो आज भी है, और जो कम्युनिज्म की जो पहली बेल जो भारत को संदर्भ में रखी गई वो 1920 में रखी गई थी। और वो जो रखी गई थी वो 1920 में इनके द्वारा। और जब इन्होंने कम्युनिज्म एक्टिविटीज़ चालू की तो बहुत सारे देशों की यात्रा की, कई देशों में बैन हुए, कई जगह ये वांछित हुए। तो बाद में इन्होंने अपना नाम बदल करके मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय रख लिया था। और ये कम्युनिस्ट पार्टी से प्रभावित होकर के इतना ज़्यादा ये आगे बढ़ चुके थे कि ये ताशकंद से, मॉस्को से जो है बहुत बड़ा संख्या में विस्फोटक लेकर के जो है वो ताशकंद तक आए थे, जहां से उसकी सप्लाई इन्होंने अफगानिस्तान में की थी। और अफगानी पठानों ने उस सारे के सारे विस्फोटकों और हथियारों का इस्तेमाल सिखों को मारने के लिए किया था। तो जब सिख नरसंहार का जो एक बहुत बड़ा जो खुद अपने ही कम्युनिस्टों के द्वारा आता है, वो मानवेंद्र नाथ रॉय के द्वारा भेजे गए उस विस्फोटक से उसका उदाहरण और एक डिटेलिंग आती है। खैर,
बाद में मानवेंद्र नाथ का एक इतिहास रहा। वो इंडिया आए, इंडिया में आकर के उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में कम्युनिस्ट पक्ष रखना चालू किया। फिर मानवेंद्र नाथ राय का थोड़ा सा मोह भंग हुआ, और वो जब मोह भंग हुआ तो उन्होंने वो एक रेडिकल हिंदूवादी और एक राष्ट्रवादी विचारधारा में बदलना चालू हो गए। तो जिस कम्युनिस्ट पार्टी का उन्होंने फाउंडर थे, जिसको उन्होंने बनाया, उनकी इस विचारधारा का जो बाकी के जो कम्युनिस्ट थे उन्होंने उनको ही निकाल दिया, मानवेंद्र नाथ राय को ही पार्टी से निकाल दिया, और मानवेंद्र नाथ राय जो है बिना पार्टी रहित हो गए। उन्होंने कांग्रेस में भी उन्होंने जाने की कोशिश की, कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल भी रहे थे। फिर बाद में उन्होंने अपनी एक अलग पार्टी बनाई और वो हिंद राष्ट्रवादी विचारधारा को पोषित करने लगे, राष्ट्रवादी विचारधारा को करने लगे। तो तब से लेकर के आज तक जो है मानवेंद्र राय का नाम आप कम्युनिस्टों के मुंह से, किसी के मुंह से नहीं सुनेंगे आज के, क्योंकि वो राष्ट्रवादी विचारधारा की तरफ जा चुके थे। और जो भी उनकी विचारधारा से अलग हट जाए तो फिर वो उसको डिसोन कर देते हैं। तो मानवेंद्र नाथ राय जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी की आधारशिला रखी, वो आज के कम्युनिस्टों के किसी भी विचार में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी लेख में, किसी भी पुस्तक में कोई स्थान नहीं पाते। ये इनका सबसे बड़ा धोखेबाजी का उदाहरण है जो उन्होंने किया है। दूसरा एक ताज़ा जो है, ज़्यादा पुराना किस्सा नहीं है। सब लोगों को मालूम होगा कि जेएनयू के जो प्रेसिडेंट थे चंद्रशेखर प्रसाद, बहुत बड़े कम्युनिस्ट लीडर पैदा हुए। शायद बहुत समय के बाद जेएनयू से कोई नेता पैदा, उसके बाद से आज तक तो कोई कम्युनिस्टों का नेता पैदा हुआ भी नहीं जो इतना बड़ा नाम हो। जो अभी जो है ये क्या नाम है, कन्हैया, ये तो नेता नहीं बनते, मीडिया का शोपीस बॉय है, तो छोड़ दीजिए। चंद्रशेखर प्रसाद एक जमीन से जुड़ा तो था, लेकिन माओवादी और लेनिनवादी विचारधारा का एक कट्टर हथियारबंद आंदोलन का समर्थक व्यक्ति था। तो जेएनयू वगैरह से पढ़ाई करने के बाद में जब वो वापस बिहार में गया तो वहाँ पे बिहार में उसको गोली मार दिया गया, वो मर गया। और जाहिर सी बात है, सब पूरा हिंदुस्तान जानता है कि वो उसको किसने गोली माराई और किसने मारा और कहाँ केस चला। और फिर इसके बाद में जब कम्युनिस्टों के ग्रुप ने बिहार भवन के सामने प्रदर्शन किया तो किस तरह से उस समय के तत्काल मुख्यमंत्री के साले ने सबके ऊपर सबको बंदूक लेके दौड़ाया, कैसे पुलिस से उनको मरवाई, और सारा चीज़ वीडियोज़ में आज उपलब्ध है। और अभी 31 मार्च को जो है वो दिन है जिस दिन चंद्रशेखर प्रसाद को गोपालगंज सिवान में जो है वो गोलियों से भून दिया गया था। तो 31 मार्च जो है वो बड़ा ध्यान रखने वाला बात है, क्योंकि मैं उस दिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो हमारा जेएनयू में आना जाना था, भाई साहब भी पढ़ते थे, तो मेरा चंद्रशेखर प्रसाद से कुछ कम्युनिकेशन था, मैं जानता था। और एक बार हम मैरवा है एक जगह पड़ता है यूपी बिहार के बॉर्डर पे, मैं वहाँ पे एक रिश्तेदारी में शादी में भी गए थे, तो वहाँ पे भी मुलाकात हुई थी। तो थोड़ा सा चंद्रशेखर को जानते थे। और 31 मार्च जो है 31 मार्च का दिन है, वो चंद्रशेखर आज़ाद को गोली मारने वाला दिन है, जिस दिन वो मरा था। आज 31 मार्च को, मैं किसी भी 31 मार्च को भूले भटके में पिछले 4-5 साल से तो बिल्कुल ही कोई भी कॉमरेड चंद्रशेखर प्रसाद को ना याद करता है, ना कुछ करता है, ना चंद्रशेखर प्रसाद के नाम का कसमें खाता है। हाँ, चंद्रशेखर प्रसाद की माँ जो इकलौती बची हैं, जिनके चंद्रशेखर के पिताजी भी नहीं है, कोई भाई भी नहीं था, कोई बहन भी नहीं था, चंद्रशेखर प्रसाद अकेले थे। तो उसके बाद जो माँ बूढ़ी अकेलौती, उस माँ के जीविका के नाम पे कम्युनिस्टों ने लाखों रुपए चंदा कमाया, दिल्ली से लेकर के और जादवपुर तक, कलकत्ता से लेकर के और केरल तक चंद्रशेखर के नाम से लाखों करोड़ों रुपए इन्होंने शायद चंदा कमाया होगा। और जो पिछली मेरी जो अंतिम, शायद मुझे याद आ रहा है, शायद 2015 या कुछ मेरी अंतिम, मैंने एक यात्रा की थी और वहाँ पे मैंने पता लगाया था। और तो चंद्रशेखर की माँ ने बोला था कि अब तो यहाँ पे केहू अइबे न कराला मिले, केहू पुछबो ना कराला, केहू न जानाला कि हम चंद्रशेखर प्रसाद के माई हैं, आहू कम्युनिस्टों कुल जो दोस्त रहने एकर तो कोनो हमरे और झकबे नहीं करल। मतलब कि कोई देखता नहीं है, कोई ताकता नहीं है, वो कम्युनिस्ट की वो क्रांति इन लोगों की वहीं समाप्त हो चुकी है। तो अपने दो नेता, एक फाउंडर नेता और एक आज का जो इनका बड़ा नेता, उन दोनों को ये लोग डिसोन करके वो खत्म कर चुके हैं। खैर, ये तो खैर इनकी विचारधारा होती है। दूसरी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। आजकल इन नाम सुनते होंगे नक्सली। तो लेट अस टॉक समथिंग अबाउट नक्सली। तो नक्सली जो है वो है कौन नक्सली असल में?
जैसे कि मान लीजिए कि कोई बिहार का बिहारी है, पंजाब का पंजाबी है, गुजरात का गुजराती है, उसी तरह से पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में, और दार्जिलिंग जिला है, वहाँ पे एक जगह पड़ता है हाथीसिंगा ग्राम सभा, वहाँ पे है नक्सलबाड़ी नाम का गांव छोटा सा। उस नक्सलबाड़ी गांव के रहने वालों को असल में नक्सली कहा जाता है। नक्सली कोई विचारधारा नहीं है, नक्सली कहीं नक्सलबाड़ी के रहने वाले लोग को बोला जाता है। तो ये हुआ ये कि जब अर्ली 60s का जो समय था, उस समय का जाहिर सी बात है पूरे बंगाल से लेकर के और छत्तीसगढ़ और आंध्र वगैरह में खूब सारे खनिज और नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह मिले, और बहुत सारे जो है छोटे किसान बड़े किसान सब इससे प्रभावित हुए। तो उस समय जाहिर सी बात है सरकार दोनों जगह, केंद्र में और पश्चिम बंगाल दोनों जगह पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उसका किसी थर्ड पार्टी या किसी और से कुछ लेना देना तो था नहीं। तो क्या होता है कि अब जो है उस समय मुआवजों को लेकर के तमाम सरकारी विभागों के तमाम जो भ्रष्टाचार और अन्य चीज़ों को लेकर के लोगों में बड़ा रोष व्याप्त था। तो उस समय पे उन लोगों को अपने साथ करके और एक हथियार बंद आंदोलन खड़ा करने का काम भारत में कम्युनिस्टों ने किया, और जमींदारों को और बहुत सारे पुलिस कर्मियों को और सब लोगों को उन्होंने मारा। एक्चुअली बंदूक हथियार बंद आंदोलन इन्होंने चालू किया, क्योंकि ये शुरुआत हुआ नक्सलबाड़ी से, तो इसको इन्होंने नक्सली आंदोलन का नाम दे दिया, नक्सली आंदोलन। अब इस आंदोलन से जो भी जुड़ता चला गया उनको ये लोग सब लोग नक्सली 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 कहते चले गए। चाहे वो आज के समय में वो नक्सलबाड़ी से कई हजार किलोमीटर दूर, चाहे वो बस्तर का इलाका हो, गढ़चिरौली हो, या करीमनगर हो, या राजमुंदरी और रामागुंडम हो, वो सब नक्सली हैं अब। क्योंकि वही शब्द जो है वो फेमस कर दिया। कम्युनिस्टों का एक बहुत शानदार खेल होता है कि वो एक शब्द को बहुत शानदार गढ़ते हैं और उस शब्द से एक एजेंडा वो, और एक शब्द से पूरी की पूरी एक रचना कर देते हैं। तो आज आम आदमी के सबके जबान पे चढ़ गया है नक्सली। दरअसल ये नक्सली बोलना तो गलत शब्द है, मैं तो खैर कभी बोलता नहीं हूँ, क्योंकि नक्सली आप बोलते हैं तो आप नक्सलबाड़ी के लोगों के सर के ऊपर ये सारे की सारी इल्जाम लगा देते हैं। इनको एक्चुअली बोलना सही रहेगा माओवादी, क्योंकि अपने ही देश में अपने ही सुरक्षा बलों को, अपने ही नागरिकों को, अपने ही अड़ोसी पड़ोसी को, अपने ही सब लोगों को गोली मार देने का जो आंदोलन है, वो आंदोलन माओवादी आंदोलन होता है। चीन से उपजा माओवाद जो विचारधारा होती है, वो अपने लोगों को, अपने ही सिस्टम को, अपने ही स्कूलों को ध्वस्त करने का, अपने ही अस्पतालों में बम मारने का, अपने ही सुरक्षा बलों को मार देने का, इन सब का जो विचारधारा होती है वो माओवादी। तो ये जितने ये जो जंगल में हैं, चाहे वो सुकमा हो या बस्तर हो या गढ़चिरौली का में होता हो, या खम्मम वगैरह जो एरिया है जहाँ पे राजमुंदरी, जहाँ पे ये लोग हैं, इनको अगर पब्लिक और सब लोग नक्सली की जगह पे अगर इनको माओवादी बोलना चालू करें और माओवादी इनको नाम दे, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। क्योंकि ये पूरी की पूरी विचारधारा माओवादी है, और माओवाद जो है वो उसका मवाज है ये सब लोग। और ये भी एक्चुअली अब एक बिजनेस हो चुका है। ये कैसा बिजनेस है और किस मॉडल में ये काम करते हैं वो भी बता देंगे। तो आगे क्या होता है कि नक्सलबाड़ी में जब ये खून खराबा चालू हुआ, तो इसको लेकर के इन लोगों ने कई जगह पे बढ़ा। नेक्स्ट इनका सेंटर जो बहुत बड़ा रहा है वो हमेशा से मिदनापुर रहा है। मिदनापुर, बीरभूम, पुरुलिया, 24 उत्तर परगना, फिर उसके बाद में इस तरह से ये भारत के सेंट्रल केंद्रीय भारत की तरफ ये फैलते चले गए। और इसी आंदोलन की वजह से जब पूरे के पूरे बंगाल में एक अराजकता का माहौल आ गया और इन्होंने एक बड़े लुभावने नारे गढ़ने चालू कर दिए, तो उसी के और सबको ये वादा करना चालू कर दिया कि हम सबके जीवन में एक खुशहाली लाएंगे, सबको सब चीज़ दे देंगे, सबको हर चीज़ फ्री मिलेगी, किसी की ज़िंदगी में कोई कमी नहीं रहेगी। इन सारे सपनों को दिखाने के बाद में इन लोगों को पश्चिम बंगाल में सत्ता मिल गई। और जब पश्चिम बंगाल में जब सत्ता मिल गई, तो जिन लोगों ने इस नक्सली, तथाकथित नक्सली आंदोलन को, माओवादी आंदोलन को खड़ा किया था, उन्हीं लोगों को वहां से वंचित कर दिया। वंचित करने के बाद में इन लोगों को इतना ज़्यादा सत्ता पाने के बाद में अन्य कॉमरेड्स ने
इस कॉमरेड लोगों ने इतना ज़्यादा लोगों को प्रताड़ित किया कि उससे जुड़े हुए जो प्रमुख एक नेता थे जिनका नाम था कानू सान्याल, उन्होंने यहाँ तक उसने कहा कि क्या हम कुछ पुलिस वालों को और कुछ आम लोगों को मार करके हम कौन सा ऐसा आंदोलन कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैं इस तरह का कोई आंदोलन करना नहीं चाहता था। तो इन कम्युनिस्टों ने कानू सान्याल को एक पागल बुढ़ा घोषित किया था। उसको बोलते थे, वो जब भी आप पूछो तो पागल बुढ़े का घर नक्सलबाड़ी में है, ये ऐसा करके ये बोलते थे। तो बाद में इन लोगों से उपेक्षा और अपने फ्रस्ट्रेशन और अपने ही हाथों से लोगों को मारने की ग्लानि और संताप से कानू सान्याल ने अपने ही घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर लिया था। और जब उन्होंने आत्महत्या कर लिया तो आत्महत्या करने के बाद के समय पे उनकी यही विचार था कि जिस चीज़ के लिए, जिन लोगों की खुशहाली के लिए हम लोगों ने ये आंदोलन चालू किया, वो आंदोलन तो कोई आगे बढ़ा नहीं। उस आंदोलन से जिन लोगों ने सत्ता पाई, उन्होंने लोगों को हत्यारा बना दिया। हम हत्यारे बन गए। और इस संताप में उन्होंने आत्महत्या कर लिया। खैर, उसके बाद एक बहुत लंबे समय तक कम्युनिस्ट पार्टी ने शासन किया पश्चिम बंगाल में। और जब इतने लंबे समय तक जब पश्चिम बंगाल में इन्होंने शासन किया, तो जिस नक्सलबाड़ी के दम पर इन्होंने पाया, आपको हैरानी होगी कि अगर भाई आमतौर है ना कि आप जिस चीज़ के दम पे आप सत्ता पाते हैं या जिस चीज़ के दम पे आप आगे बढ़ते हैं, उसको बहुत आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो नक्सलबाड़ी में पहली बार उस नक्सलबाड़ी में बिजली आई है सन 2016 में। बिजली के खंभे लगने चालू हुए, सड़कें पहुंची हैं, विद्यालयों का नवीनीकरण हुआ। वो तब जब आदर्श ग्रामीण योजना के अंतर्गत माननीय सांसद अहलूवालिया जी ने नक्सलबाड़ी को ही गोद लिया और वहाँ पे बहुत सारे योजनाएं चलाई। छोटे छोटे नहर थे, उनमें पुलिया नहीं थी, उन पे पुलिया बनाया गया और इस तरह से वहाँ पे बहुत सारे डेवलपमेंट का काम हुए। तब जा करके उसी नक्सलबाड़ी को जिसके दम पे ये सरकार पाई, उसको इस तरह की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चालू हुई। तो ये इनका वो रहा कि ये नक्सलबाड़ी मॉडल इनका शो करता है कि जहाँ पे लोगों को ये कम से कम अशिक्षित और गरीब बनाए रखें, गरीब के नाम से लड़ें और गरीब बनाए रखें। यही इनका मूल विचारधारा। जब तक आप गरीब बने रहोगे तो ये उनको इस सपने दिखाते रहेंगे कि उनको मार दो, ये कर दो, वो तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे खिलाफ में ये उद्योग है, तुम्हारे खिलाफ में ये व्यवसायी है, तुम्हारे खिलाफ में ये जात वाला है। ये सारा का सारा ताना बाना बुन करके ये लोगों को भड़काते रहते हैं। उसी में भड़काने में लोग अपने आप को इनके हवाले कर देते हैं, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे झुंड में कई जगह पे कई तरह के हर समय कुछ न कुछ एक तथाकथित आंदोलन टाइप का करते हुए पाए जाते हैं। और अंत तक इन लोगों का कोई भी भला ये होने देना नहीं चाहते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल मैं और भी दे सकता हूं कि जैसे कि पास्को है। पास्को जो प्रोजेक्ट था जिसमें कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी थी जिसने एक बहुत बड़ा स्टील प्लांट भारत में लगाना था, उसको लगाने से हमारे देश में जो चीन के मुकाबले में जो स्टील का एक हम जो उद्योग स्टील में हम बहुत बड़ी एक हम कंपटीशन कर पा सकते थे ग्लोबली, उसको इतने बरसों तक लटकाने का श्रेय कम्युनिस्टों के इन आंदोलनों को ही जाता है। इस आंदोलन की वजह से वो पास्को भारत में नहीं लग पाई और अंतिम पास्को ने रिपोर्ट दिया कि ये क्योंकि भारत की सरकार इनको नहीं कंट्रोल कर पा रही है और भारत सरकार हमें एक माहौल नहीं दे पा रही है इनकी वजह से, अतः हम यहां से जा रहे हैं। उसी तरह से कड़ाकुलम में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट है। उस न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट के लगने से हमारी बिजली की बहुत बड़ी समस्याएं समाधान हो सकती। कई वर्षों तक इन्होंने तरह तरह की अराजकता और उसमें फैला करके उसको भी इन्होंने रोक करके रखा हुआ है और उसके कई वीडियोज भी आ चुके हैं और कई चीजें साबित भी हो चुकी हैं कि ये दूसरों के पैसे पे ये सारा आंदोलन खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि ये सारा आंदोलन जो है ये सारा आंदोलन ये लोग यही सोच के खड़ा करते हैं कि भारत में ज़्यादा उद्योग न पनप न पाए। और जाहिर सी बात है इस समय ये लोग ये सारा काम किसी विदेशी शक्तियों के चंदे के दम पर और विदेशी शक्तियों के फाइनेंस पे ही करते हैं। और वो विदेशी शक्तियां कौन है, जाहिर सी बात है कि जब जितना इंडिया का नुकसान होगा तो वो कंपटीशन में वो आगे बढ़ेगा। तो मोस्टली वो चाइना है, चाइना के दम पे इनके फंडिंग और इनके दम पे ये लोग इस तरह के हरकतें करते हैं जिससे भारत में हर समय कहीं ना कहीं कुछ अराजकता होते रहे। तो ये है। फिर और एक अगर आप भारत के कम्युनिस्टों को देखेंगे तो ये कम्युनिस्ट जो हैं ये एक और भी बातें बहुत करते हैं। जगह जगह देखो तो ये गांधी जी का नाम लेते हैं, गांधीवादी अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं
कि गांधी जी गांधी जी गांधी जी गांधी जी, और जहाँ भी देखो गांधी जी। लेकिन दरअसल में इन कम्युनिस्टों के कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा कि बर्धमान जिला, जब इनका शासन था तो बर्धमान जिले में साईं बाड़ी माने इलाका होता है, जैसे कि मोहल्ला या समझ लीजिए, तो साईं लोगों का सेन लोगों का है तो उसको साईं बाड़ी बोलते हैं। साईं बाड़ी में वहाँ पे इन लोगों ने हमला किया, और जब इन्होंने हमला किया तो वहाँ पे मेरे पास मैंने नाम नोट कर लिए हैं जिससे कि भूल ना पाएं। 1970 की बात है, बर्धमान में साईं बाड़ी में, और जो इनके विचारधारा को समर्थन नहीं कर रहा था उस समय पश्चिम बंगाल में, जो इनको राजनीतिक रूप से विरोधित कर रहा था, इन्होंने हमला किया और वहाँ पे पूरे परिवार को इन्होंने मार डाला। और परिवार को जब सिर्फ मारा ही नहीं, जो विभत्स तरीका इन्होंने अपनाया, वहाँ पे एक बच्चे को मारा और मार करके उस बच्चे का खून में क्या, इट्स सो हरिबल, वो चावल पका था, उस चावल में खून को मिला करके वो भात बच्चों के माँ के मुंह में जबरदस्ती इन्होंने ठूसा, और जिससे वो माँ विक्षिप्त हो गई, पूरा परिवार मार डाला। कुछ दिनों के बाद में ये मर भी गई वो माँ। संजय बेंगानी जी पूछ रहे हैं कि दोनों में फर्क क्या है। संजय बेंगानी जी, किन दोनों चीजों में क्या फर्क है? संजय बेंगानी जी आप लिख दीजिए कि दोनों में क्या फर्क है, आप किस दो चीजों में फर्क पूछ रहे हैं, फिर मैं मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। हाँ, तो वापिस जो है हाँ, तो वापिस हम लोग जाते हैं कि साईं बाड़ी आंदोलन पे। तो साई बाड़ी आंदोलन में जो है, साई बाड़ी में के बाद हम लोग जाते हैं आनंद मार्गी पे। तो आनंद मार्गियों ने एक अपने विचारधारा के लिए अपना एक ग्रुप बना रहे थे। कम्युनिस्टों को लगता था कि ये ग्रुप इतना तेज बढ़ रहा है कि इससे बहुत लोग तेजी से जुड़ रहे हैं, और अगर कहीं ये राजनीतिक रूप इन्होंने ले लिया और किसी को राजनीतिक रूप से समर्थन कर दिया तो इनकी सत्ता पश्चिम बंगाल से जा सकती है, सत्ता जा सकती है। तो इन्होंने क्या किया कि उन आनंद मार्गियों के खिलाफ ने तमाम प्रताड़ना किया, और जब एक इन्होंने आनंद मार्गियों ने एक ऑडिटोरियम में कलकत्ता में एक अपना सम्मेलन रखा, उस सम्मेलन को घेर करके लोगों को मारा इन लोगों ने, और 17 आनंद मार्गियों के विजय सेतु पे पकड़ के कारों के अंदर में डाल करके जिंदा जला दिया। 17 आनंद मार्गी इन्होंने जिंदा जला करके मार दिया। तो कॉमरेड जो है, ये कॉमरेड की गांधीवादी नीतियों का एक दूसरा नमूना है। नन्नूर हत्याकांड का तो मालूम ही होगा, जहां पे इन्होंने नन्नूर में सन 2000 की बात है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है, 17 साल आज के ज़माने में 18 साल ज़्यादा पुराना नहीं होता है। नन्नूर में इन्होंने तो जिस तरह से ISIS के आतंकी मारते हैं, जो तमाम वीडियो आते हैं ये गर्दन रेतने की, उस तरह से गर्दन रेत करके इन्होंने मारा लोगों को, और मारा और उसमें मारे जाने वालों में से मरे वालों में से मुसलमान भी बहुत सारे थे और बहुत सारे दलित लोग थे, जिसको इन्होंने नन्नूर में सन 2000 में मारा था। इस तरह से एक इनका एक और ये गांधीवादियों का एक चेहरा ये आता है। एक और आता है मारीच झांपी, एक कांड है, मारीच झांपी कांड है, जहां पे पश्चिम बांग्लादेश से बहुत सारे हिंदू शरणार्थी आए हुए थे। चुनाव के समय पे चुनाव के कुछ समय पहले उन लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी ने बोला कि आप लोग यहाँ पे रहिए, सबको राशन कार्ड देंगे, सबको जगह देंगे, सबको घर देंगे, सबको सब चीज़ देंगे, सारी सुविधाएं देंगे, आप हमको वोट कीजिए। और उन लोगों ने इनको वोट किया। ये लोग जीतने आने के बाद में इन्होंने मारी झांपी का जो कांड है, नेट पे थोड़ा बहुत मिल जाता है, लेकिन जो वहाँ का कोई बुजुर्ग या कोई और आप जो पश्चिम बंगाल की यात्राएं करेंगे, लोगों से मिलेंगे और उनसे पूछेंगे मारी झांपी कांड क्या था, पश्चिम बंगाल का व्यक्ति आपको जरूर बताएगा कि मारी झांपी में कम से कम 60,000 लोगों का कत्लेआम इन्होंने किया था, जिसमें से कैडर ने जाकर के गोली मारी थी, बहुत सारे लोग भागे, पानी में गिरे, मगरमच्छों के निवाला बन गए। मतलब जो भी आप विभत्सता आप सोच सकते हैं, उस तरह की विभत्सता वहाँ पे की गई और इतने सारे लोगों को मारा गया। तो इन तथाकथित कम्युनिस्ट गांधीवादियों का एक रूप ये भी है, और जो कि लोगों के जो कि ज़्यादा प्रमुखता से बाहर आता नहीं है, इतिहास में इन लोगों ने दबा दिया है। जाहिर सी बात है, इनके बहुत सारे लोग मीडिया में बैठे हुए हैं, तो वो लोग इनकी बातें आगे आने नहीं देते हैं। तो यह है। अब आगे अगर इनकी बात करेंगे तो
मतलब अगर हम इनके इनके इस तरह की गांधी तथाकथित इनके गांधीवाद के नमूने की एग्जाम्पल अगर पेश करेंगे तो मतलब बहुत समय हो जाएगा। केरल के मुख्यमंत्री जो पिनराई विजयन है, उन्होंने खुद ही कहा था कि ये कौन सा आज़ादी है जिस आज़ादी में हमें किसी को मार के और नमक के बोरे में डाल के उसकी हड्डी न गलाने को मिले, या कुछ इस टाइप का बोला था, वो मिल जाएगा कि या विरोधी को मार करके नमक में डाल के गला देना चाहिए, जो कि पश्चिम बंगाल में इन्होंने अक्सर में किया था, क्योंकि इन्होंने अपनी एक प्राइवेट आर्मी भी बनाई थी जिसको बोला जाता था हरमत बाहिनी। हरमत बाहिनी एक ऐसी थी जो टिड्डी दल के टाइप की, कि जहां जाए वहां समूचा समाप्त। तो ये हरमत बाहिनी को ये लोग भेज दिया करते थे वहां पे, जब भी लोगों को मारना होता था, लोगों को धमकाना होता था। चुनाव के समय पे हरमत बाहिनी के लोग ही इनके बूथ लूटते थे, लोगों के पहचान पत्र और ये सब ले लिया करते थे, ये खुद जा करके वोटिंग किया करते। तो ये सारा का सारा जो कम्युनिस्टों के जो गुंडागर्दी का जो टीम नेटवर्क के जो इनके प्यादे हुआ करते, तो उस प्यादे को इन्होंने हरमत बाहिनी का नाम दिया था। और हरमत बाहिनी एक इनकी एक बहुत बड़ी प्राइवेट आर्मी हुआ करती थी जहां पे इन्होंने ये किया। तो ये तो कुल मिलाकर के जो है थोड़ी सी बातें जो है। और ये है। अब आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो आज के परिप्रेक्ष्य में आप जहां भी आप हमेशा देखेंगे कि पूरी की पूरी अराजकता की एक माहौल तैयार किया। कोई भी चीज हो उसके खिलाफ में अराजकता, ढपली लेकर के बजाने के और लुहावने नारे देने से शुरुआत करेंगे, और वो शुरुआत करने के बाद में सड़कों पे आकर के और तरह तरह के जो है वो आडंबर रचेंगे, और मतलब अराजक होना है बस। वही अराजकता जो है, वही अराजकता इनकी खाद पानी, उसी में कुछ लोग निकलेंगे और फिर उसी से इनको जितना ज्यादा अराजकता करने के देंगे, उसी तरह से इनकी जहां से फॉरेन से फंडिंग जो हो रही है कि भारत में एक अनस्टेबिलिटी का माहौल बना करके रखना है, वहां से इनको फंडिंग मिलता रहेगा। जाहिर सी बात, इट्स मनी, दे आर अर्निंग मनी बाई डूइंग दिस। तो अभी अगर हम पीछे बात करें कि सीएए का विरोध और एनआरसी जो कि अभी आई नहीं है, एनपीआर अभी चालू नहीं हुआ है, फिर भी एक इमेजिनरी विरोध, वो जो इन्होंने स्टार्ट भी तो वहीं से किया, यूनिवर्सिटी से। यूनिवर्सिटी में पहले शुरू किया, फिर उसको लेकर के गए दिल्ली पुलिस मुख्यालय के सामने, वहाँ से इनको थोड़ा एनकरेजमेंट मिला कि चलो लोग जुड़ रहे हैं। फिर ये आंदोलन को लेकर के चले गए जामिया में, जहाँ पे जामिया में इनकी बैड लक रही, इनकी बदकिस्मती रही कि जामिया में ये आंदोलन जो है वो इनके हाथ से निकल करके एक कट्टरपंथी मुस्लिम संगठनों के हाथ में आ गई, जिन्होंने ला इलाही इल्लल्लाह की और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाही इल्लल्लाह, इस तरह पे वो चले गए, जो जिसकी परिणति आखिर तक जाते जाते दिल्ली में दंगों के रूप में हुई, जिसमें कितने ही स्कूल जला दिए गए, घर जला दिए गए, लोग मार दिए गए, नाले में 50 लाशें मिली, लड़कियों की लाशें मिली। तो ये सारा माहौल जो आप देख रहे हैं, जो ये सीए एनआरसी वगैरह का, इसकी शुरुआत, इसका बौद्धिक जो खाद पानी है, ये सारा शुरुआत ये कम्युनिस्ट गैंग लोग ही करते हैं। इन्हीं लोगों के द्वारा ये नारे भी गढ़े जाते हैं। यही लोग अगला कल स्टेप क्या करना, इसकी भी आगे फीडबैक देकर के तैयारी भी कराते हैं। तो ये हालांकि मैं इस तरह से अगर हम फेसबुक लाइव में जो शायद लिमिटेड समय हम दे सकते हैं आधा घंटा तक का या कुछ ऐसा, तो इसमें इतने सारी बातें कह नहीं सकते, क्योंकि जिस तरह से हरि अनंत हरि कथा अनंता, उसी तरह से कम्युनिस्ट अनंत, इनकी बदमाशी अनंता, इसकी कहानियां अगर आप इनके जो काम है वो बताने चलेंगे तो शायद बहुत सारा लंबा समय लग जाएगा। तो मेरा यही मानना है कि कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, और अभी तो बहुत सारे हम लोग होंगे जिनके बच्चे इस साल स्कूल पास करेंगे और वो कॉलेज में जाएंगे तो बच्चों को थोड़ा आप हिदायत दीजिए कि जो कम्युनिस्ट गैंग है उससे थोड़ा दूर रहें। अगर शुरुआत के पहले फर्स्ट ईयर से ही अगर बच्चों को माँ बाप थोड़ा सा काउंसलिंग कर दें, थोड़ा बता दें कि ये कम्युनिस्ट गैंग से दूर रहें, और तो ये कम से कम युवाओं को और कम से कम लोगों को इनकी तरफ जा करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करने को रोका जा सकता है। क्योंकि कमोवेश आप अगर देखेंगे तो इनसे जुड़े हुए मैक्सिमम और अधिक से अधिक लोग जो हैं आप देखेंगे वो एनजीओ से जुड़े हैं, एनजीओ में नौकरी कर रहे हैं, इनका मीडिया में काम कर रहे हैं, और कहीं पे दूर जा करके 4-5 सोसाइटी बना करके काम कर रहे हैं। मतलब दे आर जस्ट सर्वाइविंग ऑन चंदा।
इनको चंदे चाहिए, तरह तरह से पैसे का योगदान चाहिए, उसी पे इनकी ज़िंदगी चल रही है। इनको मेहनत करके ऑफिस में 9 to 5 वाला काम नहीं करना है, इनको मेहनत करके इंजीनियरिंग वाले काम नहीं करने हैं, इनको कोई मेहनत करके रिसर्च करके इंजीनियरिंग पे रिसर्च का काम नहीं करना है। हाँ, रिसर्च करते हैं, ये रिसर्च करेंगे कि शायद JNU या जादवपुर जैसे विश्वविद्यालय में बैठ करके अफ्रीका के किसी देश में टोगो या लुआंडा या रुआंडा में किसी आदिवासी की क्या स्थिति है उसके ऊपर PhD ये जरूर करके डॉक्टरेट लेंगे। जैसे कन्हैया कुमार जी ने एक बड़े ही ज्वलंत मुद्दे पर PhD किया है, जिसका किसी की ज़िंदगी से कुछ लेना देना नहीं है, बट उन्होंने डिग्री वहाँ से लिया है सरकार के पैसे की बदौलत। तो इस तरह का माहौल करने से लोग बच जाएंगे। मेन चीज़ ये है कि हम लोगों को इस समय जब बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, इस यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले रहे हैं, तो उनको थोड़ा काउंसलिंग कर दिया जाए कि उनको मेहनत और की तरफ जाना है, ना कि इन कम्युनिस्टों के बताए हुए तरह तरह के नारे गढ़ने और मुफ्तखोरी वाले एजेंडा की तरफ में जाना है। तो क्योंकि इनको मुफ्तखोरी करने वाले जब जितने ही पटा लेंगे, जितने ही लोग इनकी तरफ जुड़ जाएंगे, उतना ही कहीं न कहीं वो 10, 20, 25, 50 को लेकर के ये नारेबाजी करते रहेंगे। उसी नारेबाजी का वीडियो रिकॉर्डिंग और उसके फेसबुक पोस्ट दिखा करके इनके जो आका बैठे हैं उनसे इनको पैसे मिलते रहते हैं। तो ये है मेरे ख्याल से मैं आज इतना ही कम्युनिस्ट के बारे में कुछ बता सकता हूँ। आगे अगर किसी को कुछ प्रश्न पूछना है तो मैं स्क्रॉल करके देखता हूँ। अगर किसी ने मुझसे कोई प्रश्न पूछा है तो एक एक करके हम प्रश्न ले लेते हैं। तो अभी इसमें कॉमरेड चंदू को शहाबुद्दीन ने मरवाया था, अरुण मिश्रा कह रहे हैं। कॉमरेड चंद्रशेखर जी, उसके हत्या के आरोप में शहाबुद्दीन पकड़े गए और शहाबुद्दीन जेल में हैं और अभी तक उसके ऊपर में एक्चुअली न्यायालय का कोई फैसला आया नहीं है। बट ओके, तो सिवान का बच्चा जानता है कि चंद्रशेखर को किसने मरवाया था। माओवादी या चाइनीज वायरस, ऑफ कोर्स ये माओवादी उस समय का एक इंसानी वायरस था माओवाद, और अभी तो एक कोरोना नाम का वायरस चल ही रहा है। माओवाद और स्लीपर सेल में क्या अंतर है? तो स्लीपर सेल में थोड़ा माओवाद तो गुड क्वेश्चन। स्लीपर सेल जो है वो एक दूसरे को जानते नहीं है, हाँ। और कम्युनिज्म में आपको एक बड़ी शानदार बात है कि शायद अगर मैं देखा जाए तो पीछे मैंने काउंट किया था और मुझे मालूम था शायद भारत में कम्युनिस्टों की 100, 150 या शायद 200 के आसपास पार्टियां जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, और इतने सारे गैंग इनके रजिस्टर्ड हैं जो चुनाव भी लड़ते हैं और जो कम्युनिस्ट वाले बोले जाते हैं। लेकिन इनमें एक दूसरे को भी ये लोग नहीं झेलते हैं। मतलब कि अब 5 लोगों का एक अगर पार्टी है तो वो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, और दूसरा एक 4 आदमी का पार्टी है, वो राष्ट्रीय स्तर का अगर पार्टी है, तो ये 4 वाला इन 5 पे विश्वास नहीं करता, ये 5 वाले 4 पे विश्वास नहीं करते, ये आपस में भी एक दूसरे पे विश्वास नहीं करते हैं। तो स्लीपर सेल तो बात ही छोड़ दिए, स्लीपर सेल एक दूसरे को जानता नहीं है, लेकिन जब इनका हैंडलर इनको बताता है काम करने के लिए, तो स्लीपर सेल का लोग एक दूसरे पर जरूर विश्वास करता है। लेकिन CPI वाला CPI-IM पे विश्वास नहीं करता, माले वाला पीले पे विश्वास नहीं करता, और पीले वाला और नीले वाले पे विश्वास नहीं करता। सो दिस इज लाइक माओवाद और स्लीपर सेल में अंतर। आपका चैनल अच्छा है जी, जम्मू कश्मीर नाउ बहुत ज्वलंत मुद्दे उठाता है ईश्वर सोनी जी, थैंक यू वेरी मच। और नमस्कार। कश्मीर के आतंकी भी बाहर से फंड लेकर के देश में फैलाते हैं, मारते हैं। बस अंतर यह है कि कश्मीर के आतंकवादी जो हैं वो उन्होंने शुरुआत किया वो एक धार्मिक रूप से चालू किया, और कम्युनिस्ट जो हैं वो धार्मिक रूप से नहीं चालू करते। कम्युनिस्ट बराबर से सबको मारते हैं, क्या वो हिंदू मारें, क्या वो मुसलमान मारे, चाहे वो हिंदू में ब्राह्मण मारे, चाहे वो अन्य जातियों को मारे। कम्युनिस्ट किसी में भेदभाव नहीं करते, कम्युनिस्ट सबको मारते हैं। जबकि कश्मीरी आतंकवादी सिर्फ कश्मीर में हिंदुओं को मार करके भगाते हैं। Most of the communist top leaders do
पूजा एट होम बट वाई दिस हिपोक्रेसी। देखिए क्या होता है कि एक हाथी के दांत होते हैं दिखाने के खाने के, और जेएनयू के एक प्रोफेसर थे मैनेजर पांडे जी, सारी जिंदगी उन्होंने राम नाम को कोसा, सारी जिंदगी उन्होंने ईश्वर को कोसा, और रिटायर होने के बाद में जाकर के सबसे पहले सत्यनारायण व्रत की कथा सुनी। क्योंकि क्या होता है कि रिटायर होने के भाई जब रिटायर नहीं रहेंगे तो जिंदगी तो जेएनयू कैंपस में बिता लेंगे प्रोफेसरों के बीच में और बच्चों के बीच में, घर पे कुछ देर के लिए जाना होगा। रिटायरमेंट होने के बाद में जब घर आएंगे तो घर पे तो आपकी पत्नी, आपके बच्चे और आपके माँ बाप और लोग वो तो होंगे ही जो ईश्वर में विश्वास करते हैं। अब आपको उनके बीच में रहना ही है। अगर उनके बीच में रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो मार के भगा दिए जाएंगे। और एक रिटायर होने के बाद में एक कम्युनिस्ट इज यूजलेस एट टिल ही इज वर्किंग, उसको सैलरी मिल रही है, लोगों में जाके बकवास कर रहा है वो ठीक है। जब घर में आ जाता है तो उसका बकवास कोई घर वाला सह नहीं पाता, घर वाले उसको बाहर सड़क पे खड़ा कर देते हैं। तो उसी सब से सड़क पे ना हो उससे बचने के लिए जो है वो पूजा वूजा टाइप का नाटक करते रहते हैं। बट एनीवे उस पे ज़्यादा उनके 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 इस मूर्खता में और इस चीज़ों में फंसना नहीं है। सर पे राम टोकरी उठा करके रामनवमी का पूजा करने सीताराम येचुरी भी चल देते हैं, नाम में उनके सीताराम है। हाँ, तो वो सब तो हिपोक्रेसी वो करते हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो एनीवे दिस इज द ये है मेरा। और पाकिस्तान के निर्माण में वामपंथियों के योगदान पर जानकारी उपलब्ध है जी। संजय बेंगानी जी का ये बहुत अच्छा शानदार प्रश्न है। पाकिस्तान के निर्माण में वामपंथियों के योगदान पर जानकारी उपलब्ध है, बिल्कुल जानकारी उपलब्ध है। ये बहुत अच्छा पॉइंट है। बोलूँगा कि एक सेशन हम लोग खाली इसी पे ही रख सकते हैं कि पाकिस्तान के निर्माण में कम्युनिस्टों का कितना योगदान है। अगर बोला जाए तो पाकिस्तान के निर्माण में कम्युनिस्टों का उतना ही योगदान है जितना अल्लामा इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना या सलीम या वो सोहरावर्दी में है। कम्युनिस्ट उसके बराबर के भागीदार हैं। उसके ऊपर में बहुत सारे डिटेल्स मैं दे सकता हूं, और हम एक उसके बारे में किसी समय पहले से अनाउंस करके एक टॉपिक को मैं तैयार करके हम उस पर बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं। थैंक यू संजय बेगानी जी। जेएनयू में कम्युनिस्ट का बोलबाला कैसे है, सुदर्शन भागत जी पूछ रहे हैं। सुदर्शन जी एक चीज़ ये समझ लीजिए कि जब भारत जब आज़ाद हुआ तो लंबे समय तक शासन तो कांग्रेस ने ही किया, जो फेस ऑफ रूल था वो कांग्रेस था, लेकिन उसके पीछे की जो विचारधारा थी वो पूरी की पूरी कम्युनिस्ट थी। जवाहरलाल नेहरू वो पूरे के पूरे वो कम्युनिस्ट लोगों से प्रभावित थे, और इंदिरा गांधी जी तो कम्युनिस्ट ने तो पूरे कम्युनिस्टों के ही हाथ में सारा चीज़ दे दिया था। जितने भी एजुकेशन हो, सोसाइटीज़ हो, नाट्य कला अकादमी हो, फिल्म हो, टीवी हो, रेडियो हो, इन सब जगहों पर उन लोगों ने कम्युनिस्टों को स्थापित कर दिया था। इसलिए जब भी आप आज देखते हैं तो आपको कई समय के बाद समझ में आता है कि इस पिक्चर में एक पर्टिकुलर चीज़ परोसी गई है, वो 20 वर्षों तक लोगों के दिमाग में रहती है कि ये एंटी हिंदू था। जैसे कि अगर आप फिल्में देखते हैं तो आप आज की फिल्मों में आप देखेंगे, मतलब कम्युनिस्टों के जोर के फिल्मों में देखेंगे तो आप देखेंगे कि हमेशा टीका लगा करके चुटिया बांधे एक ब्राह्मण रहेगा, और तलवार लिए लंबी मूंछों वाला एक राजपूत रहेगा, और कांख में पोथी दबाए एक बनिया रहेगा। तो राजपूत जो है वो अक्सर सभी को मारता रहेगा। उस व्यक्ति को मार रहा है जिसके पास खाने पीने को भी नहीं है, उसको मार करके उसके पैसे छीन करके यार राजपूत बना हुआ है। मतलब बेवकूफ़ी की हद कि जिस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है उसको मार के राजपूत राज कर रहा है, और उसको मारने के लिए या उससे छीनने के लिए एक मुहूर्त एक पंडित निकाल करके बना रहा है, और उससे कितना लेना है, उससे कितना छीनना है, उसका बही खाता बनिया दे रहा है। ये एक लंबे समय तक पिक्चरों में प्रस्तुत किया गया, जिसकी वजह से आज आप देखेंगे कि ब्राह्मण, राजपूत, बनिया और दलित, शूद्र, चार मतलब जो है ये एक आपस में खाई बनी हुई है। ये खाई इस फिल्मों के थ्रू की हुई है, जबकि आप हकीकत में देखिए, कहीं पे जाकर के घूम के देखिए तो कहाँ आपको ऐसा कौन राजपूत दिख रहा है, कहाँ पे कौन ऐसा ब्राह्मण दे रहा है, कहाँ पे कौन ऐसा वो दिख रहा है। हाँ, अनटचेबिलिटी थी, कुछ चीज़ें गलत थी, वो मैं नकारता नहीं हूँ समाज में, लेकिन अब की डेट में समाज बदल चुका है। समाज में बहुत सारी अवेयरनेस आ गई है। अब से 15-20 साल, अब से 40 साल पहले, फिर 30 साल पहले, फिर 20 साल पहले, और आज से 20 साल के बाद में समाज में बहुत अंतर है। इस तरह के भेदभाव का अभी कोई जगह नहीं है।
चीन से युद्ध के समय वामपंथी के व्यवहार पर सत्यापित सामग्री उपलब्ध है, खोज करके जरूर पता किया जाएगा। 2014 के बाद में जितेंद्र सिंह बोल रहे हैं माओवाद पे कुछ असर हुआ है या नहीं। माओवाद देखिए क्या होता है कि एक बहुत लंबे टाइम की ये थेरेपी है, लंबे टाइम का एक आप समझ सकते हैं कि एक लंबा कोड़ है। उस लंबे कोड़ को खत्म करने के लिए आपको एक एक करना पड़ेगा। पिछली बार जब सरकार थी उस सरकार में राजनाथ सिंह जी जब गृह मंत्री थे तो एक बहुत अच्छा मूवमेंट चलाया गया था और बहुत अच्छी तरीके से जो है जंगलों से और जगहों से माओवादियों को खत्म किया गया था। इन द सेंस मारा नहीं गया था, बल्कि उससे बहुत सारे लोगों ने सरेंडर कर दिया गया था, बहुत पकड़ लिए गए थे, बहुत मेन स्ट्रीम में आ गए थे, जो समाज में आ गए थे। और लेकिन अभी इधर बीच में थोड़ा फन फैल रहा है क्योंकि इस वक्त में राज्य सरकार जो है वो थोड़ा उनके फेवर में है, उनके फेवरेबल है। तो इस वक्त में थोड़ा सा आज अगर आप छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश और कुछ इलाकों को देखेंगे, पश्चिम बंगाल के इलाकों को देखेंगे, तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ा 3 साल पहले के मुकाबले में इस समय मुझे लगता है थोड़ी सी बढ़ोतरी है। एक्चुअली 2015 से 2019 मिड तक कम हुए थे, उसके बाद से ये थोड़ा सा ये बढ़े हैं। कामदार संगठनों में अभी समाधि की पकड़ क्यों मजबूत है? सर धर्मेश शाह जी बोल रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज मैं बताता हूं कि आप जब भी हड़ताल हो, जब भी नारेबाजी हो, तो ये समझ जाइए कि काम नहीं करने का एक मौका है। और एक ह्यूमन नेचर है कि आपको काम ना करना पड़े, आपको पैसे पूरे मिल जाएं, बहुत अच्छा लगता है लोगों को। और क्योंकि ये इतना बड़ा संगठन रहा है और तो धीरे धीरे वो जाएगा एक और धीरे धीरे जाएगा। लेकिन अभी इनका संगठन तो है बड़ा। खैर वी विल स्पीक लेटर ऑन दिस। शेषनाथ सुमित्रा जी कह रहे हैं सब जानते हो सरकार इन पर कार्रवाई क्यों नहीं करती। तो सर जी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इन पे कार्रवाई करने का मतलब आप शेषनाथ जी ये मत समझिए कि कार्रवाई यही होती है कि कोर्ट में आए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप कोर्ट के रूप में नहीं करते, सामाजिक स्तर पे करते हैं और उसमें हमारी और आपकी जो है वो सहभागिता ज़्यादा जरूरी है। हम कम्युनिस्टों के झांसे में ना पड़ें, अपने आसपास के लोगों को कम्युनिस्टों के झांसे में ना पड़ने दें। ये सबसे बड़ी इनके खिलाफ लड़ाई होगी। और जो भी मैंने आपको काम बताए हैं, जो कांड बताए हैं, हत्याएं बताई हैं, सब चीज़ बताई हैं, वो इनके और कांग्रेस के शासनकाल के समय की हैं। तो अभी उस पर केस 40 साल 50 साल पुराना, उसका तो अब कोई रिजल्ट हो नहीं सकता है। लेकिन हाँ, अब जो कुछ करें तो वो जाहिर सी बात है, उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो जरूर से सरकार को करना ही चाहिए। डिड कंस्टिट्यूट बिलीव इन कंसेप्ट ऑफ इंडिया? कम्युनिस्ट का जो उदय हुआ है कामाख्या नारायण सिंह जी, कम्युनिस्ट का उदय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। हाँ, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी नहीं है। तो भारत के आइडिया का कंसेप्ट ही नहीं है, पूरे कम्युनिज्म में ही कंट्री के आइडिया का कंसेप्ट ही नहीं है। देयर इज अ होल बिग सिस्टम विच इज कॉल्ड कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, और उस कम्युनिस्ट इंटरनेशनल का ये एक ब्रांच है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो वो जाहिर सी बात है, आप ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, नॉट ये इनके अंदर भारत का कंसेप्ट कुछ नहीं है। मुंह से बोलने को ये कुछ ही बोल सकते हैं। 1962 की लड़ाई में इन्होंने, जब चीन ने हमला किया तो भारत नारे लगाए थे कि पीकिंग नज़दीक और दिल्ली दूर। इन लोगों ने चीन के समर्थन में नारे लगाए थे। जो नक्सलवाड़ी आंदोलन के लोग थे वो चीन उस समय 1962 में चीन में मौजूद थे, वो चाह रहे थे। कई इनके पॉलिट ब्यूरो के सदस्य गए भी थे, उन्होंने माओ को जो है वो ये परसुएड भी किया था भारत पे हमला करने के लिए। दैट इज अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट स्टोरी, कम्युनिस्ट स्टोरी। हाँ, कम्युनिस्ट जहाँ पे हैं वो जीनोसाइड है, उसमें कहने की कोई बात नहीं है। इसके ऊपर में मैंने बहुत सारा लिखा भी हुआ है और बहुत सारे उपलब्ध हैं। कंबोडिया के जो थे पोल पोट, तो पोल पोट ने अपने देश की 21% जनता को समाप्त कर दिया था, क्योंकि कम्युनिज्म में जो इनके विचार को नहीं मानेगा, जो इनके कहे को नहीं मानेगा, उसके लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा ही लेनिन ने किया,
ऐसा ही स्टालिन ने किया, ऐसा ही पोल पोट ने किया, और ये आप समझ सकते हैं। अरुण मिश्रा ने पूछा है भगत सिंह जी भी वामपंथ से प्रभावित थे क्या? देखिए, प्रमुख चीज होती है कि आप किस चीज को एडवर्टाइज करके आप आगे बढ़ाए लिए चले जा सकते हैं। भगत सिंह जी ने लेनिन की जीवनी पढ़ी थी, पुस्तक पढ़ी थी, और पुस्तक पढ़ने के बाद में भगत सिंह जी इस बात से जरूर प्रभावित थे कि गरीब गुरबों का शासन होना चाहिए, कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए, सबको समान अधिकार मिलना चाहिए। भारत वो अंग्रेजों को पूंजीवादी व्यवस्था मानते थे, वो मानते थे कि अंग्रेज भारत को लूट रहे हैं, एवरीथिंग इज लोग मानते थे। लेकिन किसी की किताब पढ़ करके और पढ़ लेना ही उसका विचारधारा मानने का बात नहीं होता है। क्योंकि जिस वक्त भगत सिंह भारत में थे, भगत सिंह की जिस समय चंद्रशेखर आजाद और बटुकेश्वर दत्त से लेकर के और लोगों के साथ में जिस वक्त ये रिवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो बनाई थी, जिसमें इन लोगों अपना आज़ादी के लिए काम करते थे, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया भी तैयार थी, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी थी। अगर भगत सिंह जी कम्युनिस्टों से इतने प्रभावित होते और वो कम्युनिस्टों पे ही मरे मिटे होते, या कम्युनिस्टों के लिए उन्होंने कभी कुछ कहा होता, तो वो जाहिर सी बात है वो कम्युनिस्ट पार्टी को जरूर ज्वाइन किए होते। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन नहीं किया। और जो चीज़ भगत सिंह जी के बारे में जो फेमस नहीं की गई है किसी के भी द्वारा, वो ये है कि भगत सिंह जी ने जेल में पढ़ी, भगत सिंह जी ने पुस्तक जेल में नहीं, भगत सिंह ने बाहर ही एक पुस्तक पढ़ी थी जिसको उन्होंने नाम दिया था कि भारत की इस स्वतंत्रता के लिए रामायण है। ये भारत की स्वतंत्रता के लिए रामायण है, और प्रत्येक भारतवासी को ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। जानते हो वो पुस्तक कौन थी? वो पुस्तक थी वीर सावरकर की लिखी हुई पुस्तक 1857 स्वतंत्रता समर। और उस पुस्तक का भगत सिंह जी ने गुरुमुखी में अनुवाद भी किया था, और वो प्रकाशित भी हुई थी गुरुमुखी में। अब भगत सिंह, तो अब आप इससे देखिए भगत सिंह राष्ट्रवादी थे या कम्युनिस्ट थे। ये दो एग्जाम्पल से मैं और लोगों पे छोड़ देता हूं कि ये कम्युनिस्ट लोगों को तुरंत कैसे पहचान सकते हैं। ऐसा कोई चेहरे पे तो होता नहीं है। थोड़ा सा रुकिए, 2-4 दिन, 1 दिन 2 दिन आप मिलेंगे तो वो खुद अपने आप में ही बहुत सारे ऐसे नारे आपको बता देगा कि आप तुरंत कम्युनिस्ट को पहचान जाएंगे। पहला नारा वो पहचान जाएगा कि वो हमेशा तुरंत हर चीज़ की महंगाई का भी रोने लग जाएगा। कुछ समय के बाद में कोई सस्ता होगा तो उस सस्ते का भी रोने लग जाएगा कि भाई इस सस्ते से उसको नुकसान हो रहा है। हाँ, वो उद्योग के खिलाफ नारेबाजी करने लग जाएगा, वो व्यापारियों के खिलाफ नारे करने लग जाएगा, वो सरकार के खिलाफ भी कुछ बोलेगा, वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ भी कुछ बोलेगा, कॉलेज के वाइस चांसलर, वो ही विल बी ओनली गिविंग यू नेगेटिव थिंग्स ऑफ लाइफ। अगर वो जिंदगी के नेगेटिव थिंग्स और गलत चीजें तो आपको पता लग जाएगा। डू यू थिंक कम्युनिस्ट इज ए फेल्ड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस? देखिए, मेरी थिंकिंग जो है वो मैं किसी इससे नहीं बनाता हूँ कामाख्या जी। मेन चीज़ ये है कि जहाँ जहाँ जिस देश में भी कम्युनिस्ट का शासन रहा है, वहाँ की सामाजिक स्थिति, वहाँ की इकोनॉमिक स्थिति, वहाँ के लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, वहाँ का हर चीज़ को आप एनालाइज कर लीजिए, अपने आप पता लग जाएगा। चाहे वो कंबोडिया हो, चाहे वो आज ये आपका रशिया ही चाहे क्यों ना हो, या आपका वेनेजुएला हो, क्यूबा हो, आप कोलंबिया देख लीजिए, कम्युनिस्ट कंट्री है, चिली देख लीजिए, कम्युनिस्ट कंट्री है, बेहद गरीब, जरा सी 1-2 सेंट के लिए सड़कों पे गोलीबारी और हो जाने वाली और लड़ाई झगड़ा करने वाले देश हैं ये। चीन का हालात आप लोग देख ही रहे हैं। सो ये एग्जाम्पल उन देशों का देख लें, और जो अन्य देश जो कम्युनिस्ट नहीं है, जो सोशलिज्म, रियल असल सोशलिज्म और असल लोकतंत्र को फॉलो करते हैं, भारत हो, अमेरिका हो, यूरोपियन यूनियन हो, जापान हो, आप उनसे इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। आपको अपने आप ही पता लग जाएगा कि कम्युनिज्म इज ए फेल्ड स्टेट डेफिनेटली। तो अब इस लाइव को हम लोग यहीं पे विराम देते हैं। बीच में कोई और प्रश्न आएगा तो मैं उसको लेकर के उसका जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। धन्यवाद।